हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द जीडीसी लाइव। जैसा कि हमने इस सीरीज स्टार्ट किया द इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज अंडर द ऑटोक्वैड सिस्टम, वहां पे हमने हिस्टामिन की बात कर लिया, डिफरेंट चैप्टर्स की बात कर लिया। आज हम यहां बात करने वाले हैं अबाउट द नसैट्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद द प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस। आपको डेफिनेटली ये क्वेश्चंस पसंद आएंगे और एक्सप्लेनेशंस भी, आई होप सो। अगर आपको पसंद आता है डेफिनेटली यू विल सजेस्ट your all the explanation or comments on the description here comment box, and the description, in the description we will provide all the videos link into the description box. You can go for the other autoquiet system also. So let's start the NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory drugs, and here is the first question. Ibuprofen acts on, ibuprofen हमारी एक क्या होती है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स होती है और नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर होती है। नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये किस पाथवे पे काम करती है। वी हैव फर्स्ट लाइपोऑक्सीजनेज पाथवे, साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे, काइनिन सिस्टम एंड सेरोटोनिन सिस्टम। जैसा कि हमने बात किया, जो हमारे पेन होता है, कोई भी अगर हमें पेन ओरिजिनेट होता है वो किसकी वजह से होता है, वो पेन हमारा होता है ड्यू टू द प्रोस्टाग्लैंडिन। ये प्रोस्टाग्लैंडिन ही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ओरिजिन ऑफ द पेन, और ये प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसाइज्ड होते हैं बाय द कॉक्स एंजाइम। किसके द्वारा? कॉक्स, साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे। अगर हमने कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट कर दें तो प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं प्रोड्यूस होगा और फर्दर पेन नहीं होगा। तो आइबुप्रोफेन हमारी एक बहुत अच्छी नसैट्स होती है, पेन किलर होती है, और ये क्या करती है, कॉक्स यानी साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे को इनहिबिट करती है। सिंपल, यहां पे आपको ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हां आपको ये मोड देख लेते हैं कैसे वो कॉक्स को इनहिबिट करती है। तो सबसे पहले अगर हम प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस की बात करें, कैसे हमारी प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसाइज्ड होती है। देखिए, जितनी भी हमारी सेल्स होती हैं वो सारी सेल्स की जो मेम्ब्रेन होती है वो किससे बनी होती है, बाइलेयर ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स होती है। अब ये जो बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स होती है, जिसमें मेनली क्या होती है, फॉस्फेटिडिल कोलिन्स, फॉस्फेटिडिल कोलिन वहां पे हमारी मेनली फॉस्फोलिपिड पाई जाती है। और जैसे ही कोई भी इंजरी होती है या कोई भी मीडिएटर्स इंपल्स आता है तो वो क्या करता है, इसी मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स में हमारा एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है, फॉस्फोलाइपेज A2, इन शॉर्ट नोन एज द PLA2। कौन सा एंजाइम? PLA2, फॉस्फोलाइपेज A2। ये क्या करता है, जो हमारे मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स हैं उनको ब्रेक करके क्या बना देता है, एराकिडोनिक एसिड्स। क्या बनाता है? एराकिडोनिक एसिड्स। और ये एराकिडोनिक एसिड्स फर्दर दो सिस्टम में जाते हैं। एक हमारा आ जाता है साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे और दूसरा आ जाता है लाइपोऑक्सीजनेज पाथवे, कॉक्स एंड लॉक्स पाथवे। जैसे ही कॉक्स एंजाइम लगेंगे, मेनली हमारे अगर कॉक्स एंजाइम की बात करें तो तीन टाइप से होते हैं, लेकिन आपको मैक्सिमम बुक्स में दो ही टाइप से मिलेंगे, कॉक्स 1, कॉक्स 2। इसमें से हमारा कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2 ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोडक्शन, और क्या करते हैं, PGG2 एंड PGH2। ये जो कॉक्स लगेगा क्या प्रोड्यूस करेगा, PGG2 एंड PGH2। फर्दर वहां पे हमारे तीन अलग अलग एंजाइम लगेंगे। पहला हमारा आ जाएगा क्या, इपिमर इपॉक्सीडेज। क्या लगेगा, इपिमर इपॉक्सीडेज, और यहां पे हमारा बन जाएगा PGE2, PGF2 अल्फा एंड PGD2। ये हमारे डिफरेंट प्रोस्टाग्लैंडिन्स फॉर्म होंगे। साथ में हमारा वहां पे प्रोस्टासाइक्लिन सिंथेज एंजाइम लगेगा, जिसकी वजह से क्या बनेगा, PGI2। PGI2 को हम क्या बोलते हैं, प्रोस्टासाइक्लिन। और थर्ड हमारा एंजाइम लगेगा जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोक्सेन सिंथेज, और थ्रोम्बोक्सेन सिंथेज से हमारा क्या बनेगा, थ्रोम्बोक्सेन यानी TXA2। तो ये जितने भी सिस्टम हो रहे हैं ये किसकी वजह से हो रहे हैं, कॉक्स की वजह से हो रहे हैं। तो अगर हमने कॉक्स सिस्टम को इनहिबिट कर दिया तो प्रोस्टाग्लैंडिन भी इनहिबिट हो जाएंगे, प्रोस्टासाइक्लिन भी इनहिबिट होगा और थ्रोम्बोक्सेन भी इनहिबिट होगा। ये सारी चीजें हमारे किससे रिस्पॉन्सिबल हैं, कॉक्स एंजाइम से रिस्पॉन्सिबल। वही अगर हम सेकंड पाथवे बात करें, लाइपोऑक्सीजनेज पाथवे की बात करें, तो लाइपोऑक्सीजनेज पाथवे में हमारा एंजाइम लगता है 5 लॉक्स लाइपोऑक्सीजनेज, और वो हमारा क्या करता है, ल्यूकोट्राइन्स A4 फॉर्म करता है। और ल्यूकोट्राइन्स A4 फर्दर हमारा LTB4, LTC4, LTD4 एंड LTE4, ये डिफरेंट ल्यूकोट्राइन्स के हमारे वो होते हैं, आइसोमर होते हैं, और वो हमारे फॉर्म होंगे। और ये हमारे रिस्पॉन्सिबल मेनली होते हैं फॉर द ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शंस, जो हमारे अस्थमा में मेनली इन क्लास को आप पढ़ोगे, और वहां पे हमारी मेन ड्रग आती हैं। और यही ल्यूकोट्राइन्स फर्दर अपने ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर से वर्क करते हैं, और फिर वहां पे क्या करते हैं, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को रिलीज करके वहां पे कॉन्स्ट्रिक्शंस कराते हैं। तो ये कॉक्स एंड लॉक्स पाथवे है जो आपको समझना बहुत जरूरी है। तो सिंपल आपको ध्यान देना है, कॉक्स पाथवे, लॉक्स पाथवे। कॉक्स से प्रोस्टाग्लैंडिन, लॉक्स से ल्यूकोट्राइन्स, ये दो चीजें होती हैं। क्लियर? अब अगर थोड़ा सा इसकी हम बात करें,
हमारी जो ड्रग आइबुप्रोफेन है, तो आइबुप्रोफेन क्या होती है? आइबुप्रोफेन इज अ नॉन सेलेक्टिव नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, इन शॉर्ट वी कॉल्ड एज द नसेट्स। नसेट्स बहुत जगह हमें जरूरत पड़ने वाली है, इस चीज को जरूर आप ध्यान रखिएगा। और ये जो होती है, ये एंजाइम ड्रग हमारी क्या करती है? कॉक्स को इनहिबिट करती है, इनहिबिटिंग द कॉक्स एंजाइम। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आइबुप्रोफेन इज द सेफेस्ट ट्रेडिशनल नसेट। जैसे कि हम एस्प्रिन की बात करेंगे, एस्प्रिन हमारी बहुत अच्छी ड्रग होती है नसेट्स में, लेकिन एस्प्रिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट होता है कि वो गैस्ट्रिक म्यूकोजल बहुत ज्यादा डैमेज करती है, जिससे क्या होता है? अल्सर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। व्हाइल आइबुप्रोफेन इज लेस हार्मफुल एज कंपेयर टू द एस्प्रिन, सो इट इज सेफ। ये सबसे अच्छी यूज होती है डेंटल सर्जरी के यूज में, एज वेल एज इन केस ऑफ द, हमारी जितनी भी नसेट्स होती हैं उनमें 3 प्रॉपर्टी होती हैं, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी पायरेटिक एंड एनाल्जेसिक। ये 3 प्रॉपर्टी होती हैं, यानी पेन के लिए यूज होती है, फीवर के लिए यूज होती है और इन्फ्लामेशन के लिए यूज होती है। अब अगर इसको हम कंपेयर करें एस्प्रिन से, तो एस्प्रिन को अगर किसी भी पर्सन जिसको हमारा चिकन पॉक्स हुआ है या इन्फ्लुएंजा हो रखा है, अगर खास तौर पर पीडियाट्रिक पेशेंट्स को अगर एस्प्रिन दे दिया जाएगा, देयर आर चांसेस टू डेवलप द रीथ सिंड्रोम। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, विच ड्रग विच नसेट्स कॉजेज द रीथ सिंड्रोम, आपका आंसर वहां पे क्या होगा? एस्प्रिन कॉजेज द रीथ सिंड्रोम। जबकि ये हमारी आइबुप्रोफेन ऐसी ड्रग है जिसमें रीथ सिंड्रोम जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ओके, और ये हमारी ड्रग बहुत अच्छी ड्रग यूज होती है फॉर द मेंस्ट्रुअल पीरियड्स पेन, यानी जिसको हम डिस्मेनोरिया बोलते हैं। डिस्मेनोरिया केस में भी ये ड्रग हमारी बहुत अच्छी यूज होती है। माइग्रेन, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इन केसेस में भी इसका यूज कर सकते हैं। एज वेल एज आइबुप्रोफेन इज द फर्स्ट लाइन ड्रग, जिसको हम बोल सकते हैं मेन ड्रग, फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर द पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, अगर सपोज किसी भी प्रीमेच्योर बेबी में हमारा डक्टस आर्टरियोसिस क्लोज हो गई है, तो उस केस में हम क्या करते हैं? पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस यानी डक्टस आर्टरियोसिस को क्या करते हैं? ओपन कर सकते हैं, ओपन कर हमारी ड्रग करती है, जिससे प्रॉपर एयर हमारे बेबी को, इन्फेंट्स को ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी प्लेसेंटा में उसको सारी एयर का ऑब्टेन्ड हो सके। तो ये उस केस के लिए यूज होती है पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर वी हैव, सेकंड क्वेश्चन, Which of the following is the example of Finamate class of NSAIDs? वैसे तो हम बात करें, हमारा जो NSAIDs है, NSAIDs की हमारी डिफरेंट 4 क्लासेस होती हैं। पहली क्लास हमारी आती है नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, नेक्स्ट प्रेफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर, सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर एंड एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विद पुअर एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी। ये 4 क्लासेस की होती हैं। तो अगर हम बात करें नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, वहां पे हमारी डिफरेंट 6 क्लास की ड्रग आती हैं, उनको हम अभी क्लास में बात कर लेता हूं, सारा क्लासिफिकेशन ट्रिक के साथ आपको दे दूंगा। तो आपको वहां क्वेश्चन आया है फिनामेट क्लास की ड्रग आपको फाइंड आउट करना है। तो ये हमारी है किसकी? नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर की है। और यहां पे हमारी ड्रग होती है मेफेनेमिक एसिड, वारफेरिन, फिनाइल ब्यूटाजोन एंड डिक्लोफिनेक। तो राइट ऑप्शन यहां पे क्या होगा? फिनामेट यानी मेफेनेमिक एसिड। दिस इज द मेफेनेमिक एसिड, दैट इज द फिनामेट क्लास डेरिवेटिव। ये हमारी किसकी होती है? फिनामेट क्लास की डेरिवेटिव है। सिंपल आपको आंसर, अगर आप इससे मैच करेंगे, फिनामेट, फिनामिक, फिनामेट, फिनामिक, तो फिनामिक, ये सिंपल आपको इसके नाम से ही समझ में आ जा रहा है। फिनामेट क्लास की ड्रग हमारी क्या हो गई? मेफेनेमिक एसिड। ये इकलौती ड्रग इस क्लास की होती है, आपको इस वजह से इसको फाइंड आउट करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। वाइल वारफेरिन की बात करें तो वारफेरिन तो वैसे भी हमारी एंटीकोगुलेंट ड्रग में आती है। फिनाइल ब्यूटाजोन इज द ऑक्सीफेन ब्यूटाजोन हमारी ये नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर की ड्रग होती है। डिक्लोफिनेक ये भी हमारी अदर क्लास की ड्रग होती है, लेकिन फिनामेट में हम केवल बात करेंगे मेफेनेमिक एसिड। एक बार क्विक रिवीजन में क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। सो हियर राइट ऑप्शन मेफेनेमिक एसिड। अगर हम क्लासिफिकेशन पे चले तो जो हमने बात किया डिफरेंट 4 क्लासेस की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, यानी ये कॉक्स 1, कॉक्स 2, कॉक्स 3 सबको नॉन सेलेक्टिवली इनहिबिट करेंगी। कोई भी इनकी प्रेफरेंशियल या सेलेक्टिविटी से कोई भी मतलब नहीं है। अब इसमें हमारी डिफरेंट 6 क्लास आती हैं, तो कैसे हम याद करेंगे? एक ट्रिक आप याद कर लीजिए। ये हमारी ऐसी ड्रग है जिनको हम कह सकते हैं सेफ पीपी, आप ऐसे याद करिए, सेफ पीपी, जैसे कहते हैं ना प्लीज बी सेफ, तो वही सेफ पीपी। एक पर्सन है जिसका नाम पीपी है शॉर्ट में, तो उसको आप क्या कह रहे हो? सेफ रहना, पीपी भाई सेफ रहना, सेफ पीपी। तो वहीं से हमारी ट्रिक याद करना है। तो सबसे पहले हमारी इसमें ड्रग आती है, क्लास आती है सैलिसिलेट डेरिवेटिव, सैलिसिलेट, एस फॉर सैलिसिलेट। सैलिसिलेट की ड्रग हमारी क्या आ गई? एस्प्रिन। दिस इज द वेल नोन ड्रग फॉर ऑल ऑफ यू, कोई भी इससे अननोन नहीं होगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड पे इसको जरूर यूज किया होगा आपने। नेक्स्ट हमारी आती है ए फॉर हमारी आती है एसिटिक एसिड डेरिवेटिव। आप यहां पे चले जाएंगे,
एसिटिक एसिड डेरिवेटिव। एसिटिक एसिड डेरिवेटिव यहां पे हमारी अलग अलग आ जाती हैं, एसाइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव, एराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव, तो सबको हमने कंबाइंड फॉर्म में कैसे में रखा गया है, एसिटिक एसिड डेरिवेटिव। और एसिटिक एसिड डेरिवेटिव हमारी ड्रग आती है कीटोरोलैक, इंडोमेथासिन एंड नेबुमेटोन। कीटोरोलैक, इंडोमेथासिन एंड नेबुमेटोन। आपको इसको याद रखना है अगर एसिटिक एसिड डेरिवेटिव को, तो आप याद रखिए इंक। ये हमारी ड्रग है जो इंक से बनी है, यानी इंडोमेथासिन, नेबुमेटोन एंड कीटोरोलैक। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट एफ, एफ फॉर फिनेमेट क्लास। हमारी फिनेमेट क्लास की ड्रग आ गई, तो एक ही ड्रग है तो इसमें आपको किसी तरह से प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, फिनेमेट मेफेनेमिक एसिड। ई, ई फॉर इनोलिक एसिड डेरिवेटिव। इनोलिक, इनोलिक जितनी भी हमारी होती हैं वो इनोलिक क्लास भी उसको बोलते हैं, या ऑक्सीकैम डेरिवेटिव भी आपको वो मिलेगा। तो यहां पे आपको देखिए इनोलिक एसिड डेरिवेटिव, इनोलिक एसिड डेरिवेटिव को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकैम। तो ऑक्सीकैम हमने याद कर लिया, तो इसके दो ड्रग हमारी होती हैं, पिरोक्सीकैम एंड टिनोक्सीकैम। तो ऑक्सीकैम याद है तो इनोलिक याद है तो ये ड्रग याद हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गए हमारे पिरोक्सीकैम एंड टिनोक्सीकैम। नेक्स्ट हमारी क्लास आती है पी, पी फॉर प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव। क्या याद करना है अब, प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव। अभी तो हमने एसिटिक एसिड डेरिवेटिव की बात किया, तो अब आ गया प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव। तो कैसे याद करेंगे, प्रो, प्रोपियोनिक एसिड में क्या लगा हुआ है, प्रो। अब यहां पे देखिए आइबुप्रोफेन, यहां पे देखिए क्या मिल गया आपको, प्रो। नेक्स्ट कीटोप्रोफेन, कीटोप्रोफेन में देखिए प्रो। फ्लूबीप्रोफेन, यहां पे भी आपको क्या मिल गया, प्रो। नेप्रोक्सेन, यहां पे क्या मिल गया, प्रो। तो मतलब जितने भी प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव है सब में प्रो आपको मिल जाएगा, इजी वे में है, आपको फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट हमारी क्लास आती है पायराजोलोन डेरिवेटिव। पायराजोलोन डेरिवेटिव, इसके नाम से ही अगर हम चलेंगे तो यहां पे हमको ये ब्यूटाजोन यहां पे याद रखना है, पायराजोलोन यानी ब्यूटाजोन। अभी हमारी एक और क्लास आएगी पायराजोलोन, जो हम बात में करेंगे, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक एंड पुअर एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन वहां पे भी है, तो हम एक साथ ही लेंगे इनको। पायराजोलोन डेरिवेटिव में फिनाइल ब्यूटाजोन एंड ऑक्सीफिन ब्यूटाजोन। तो हमने क्या याद किया, ब्यूटाजोन। दोनों में हमने क्या याद किया, ब्यूटाजोन। ब्यूटाजोन याद किया, हमारी दोनों ड्रग आराम से फाइंड आउट हो जाएंगी। तो ये क्लास हमारी पहली हो गई। क्या आपको इसमें दिक्कत आई, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आनी चाहिए, बहुत इजी था और आपने ये ट्रिक के साथ में इसको बहुत आसानी से याद कर लिया। अब सेकंड क्लास चलते हैं। सेकंड क्लास हमारी आती है प्रेफरेंशियल कॉक्स-2 इनहिबिटर। प्रेफरेंशियल कॉक्स-2 इनहिबिटर, इसका क्या मतलब हुआ कि ये हमारी वो ड्रग हैं जो प्रेफरेंशियली कॉक्स-2 को इनहिबिट करती हैं। वैसे तो ये कॉक्स-1 को भी कर सकती है, लेकिन पहले कॉक्स-2 को करेगी, अगर बची रही तब ये कॉक्स-1 पे करेगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रेफरेंशियल कॉक्स-2 इनहिबिटर। इसमें कोई सब क्लास नहीं है, डायरेक्ट आपको ड्रग याद करना है। और ड्रग कैसे याद करना है, इसके लिए आप याद रखिए एंड, क्या याद रखना है, एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। क्या याद रखना है, ध्यान दीजिएगा, एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपका प्रेफरेंशियल वर्क करता है। जैसे अगर किसी बच्चे को अभी तो थोड़ा नहीं है, लेकिन थोड़े टाइम पहले अगर किसी बच्चे से इंजीनियरिंग में पूछो तो किस ब्रांच से करना है, तो उसका एक ही चीज होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो वही समय बनाया ट्रिक, हमने क्या बनाया, एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ए फॉर एसिक्लोफिनैक, ए फॉर एसिक्लोफिनैक। एन निमोसोलाइड, बहुत कॉमन ड्रग है, आपने कहीं ना कहीं यूज किया होगा। इसकी निप्रोक्सेन आती है, निमोसोलाइड आती है, निमोपैरा आती है, ठीक है, निमोसिप आती है, बहुत सारी इसकी कॉम्बिनेशन में हमारी ड्रग आती है। तो ये हमारी क्या हो गई, निमोसोलाइड। नेक्स्ट डी की बात करें तो डिक्लोफिनैक। तो एसिक्लोफिनैक, डिक्लोफिनैक दोनों भाई भाई हो गए और प्रेफरेंशियल कॉक्स-2 इनहिबिटर हो गए। नेक्स्ट आता है एम फॉर मिलॉक्सिकैम एंड ई फॉर इटोडोलैक। इटोडोलैक एक बहुत अच्छी आर्थराइटिस के लिए ड्रग हमारी यूज होती है, इसको आपको वहां पॉइंट आउट करके रखना है। थर्ड क्लास अब चले, कोई दिक्कत हुई है यहाँ पे, नहीं। थर्ड क्लास हमारी क्या हुई, सेलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर। अभी हमने प्रेफरेंशियल की बात किया था, अब कर रहे हैं सेलेक्टिव। क्या मतलब हुआ, प्रेफरेंशियल वो था जो मेनली कॉक्स-2 को कर रहा है, लेकिन अगर बचा तो कॉक्स-1 को भी कर सकता है। लेकिन अगर सेलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर आ गया, मतलब वो कॉक्स-1 या कॉक्स-3 से उसका कोई रिलेशन नहीं है, वो केवल और केवल किसको इनहिबिट करेगी, कॉक्स-2 को इनहिबिट करेगी, कॉक्स-2 को इनहिबिट करेगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा मेरी बात। अब यहीं से इसका पूरा पॉइंट आउट क्लियर हो जा रहा है। जिस भी ड्रग में लास्ट में कॉक्सिब मिल जाए, क्या मिल जाए, कॉक्स इब। कॉक्स मतलब कॉक्स-2, आईबी मींस इनहिबिटर, तो ये क्या हो जाएंगे, कॉक्स-2 इनहिबिटर। जैसे देखिए सेलिकॉक्सिब, इटोरिकॉक्सिब, पैरेकॉक्सिब, रेफेकॉक्सिब, वेल्डेकॉक्सिब, ये जितने भी कॉक्सिब वाली ड्रग आ जाएंगी, यहां पे आपको ये ध्यान रखिए, क्या ध्यान रखना है, कॉक्स मतलब कॉक्स-2 और आईबी मींस इनहिबिटर। तो ये क्या हो गई, कॉक्स-2 इनहिबिटर हो गई। बहुत सिंपल वे में आपको याद करा रहा हूं। ये क्लासिफिकेशन बेटा आप लोगों को कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आपके सिर्फ क्लासिफिकेशन से ही डिफरेंट फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बनते हैं। तो ये चीज हमारा क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्लास हमारी क्या आती है, एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विथ पुअर एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। मतलब ये वो ड्रग्स हैं कि जहां पे सपोज
कोई भी इन्फ्लामेशन नहीं है, मतलब क्या हुआ, आपको चोट नहीं लगी, इन्फ्लामेशन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आपको पेन हो रहा है, फिर भी आपको फीवर हो रहा है, उस केस के लिए ये ड्रग हमारी प्रिफर्ड ड्रग होती है। तो कभी अगर क्वेश्चन आपसे बन जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग एनाल्जेसिक इज यूज्ड इन केस ऑफ द पेन, फीवर बट पुअर इन्फ्लामेशन, तो अगर पुअर इन्फ्लामेशन है तो आपकी यही क्लास आपकी वहां ड्रग ऑफ चॉइस बन जाएगी, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब इसमें हमारी 3 क्लासेस आ जाती हैं। सबसे पहले क्लास हमारी क्या आती है, पैरा अमीनो फिनॉल डेरिवेटिव। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसको आपने ऐसा नहीं सुना है, पैरासीटामोल को बहुत अच्छे से नाम सुना होगा। पैरासीटामोल की अगर हम बात करें तो यहां पे हमारी ड्रग, इसका केमिकल नेम क्या हो जाता है, एसिटामिनोफेन। क्या होता है, एसिटामिनोफेन। तो पैरासीटामोल उसका केमिकल नेम हो गया एसिटामिनोफेन, दिस इज द पैरा अमीनो फिनॉल डेरिवेटिव। आपने केमिस्ट्री इसकी पढ़ी होगी, वहां से स्ट्रक्चर आप क्लियर आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट पायराजोलोन डेरिवेटिव, अभी मैंने बात किया कि एक हमारी पायराजोलोन डेरिवेटिव नॉन सेलेक्टिव होती है और एक एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विद पुअर एंटी इंफ्लेमेटरी आती है, और यहां पे हमारी ड्रग आती है मिटामिजोल एंड प्रोपीफेनाजोन, मिटामिजोल एंड प्रोपीफेनाजोन। नेक्स्ट बेंजोक्साजोसिन डेरिवेटिव, दैट इज द निफोपैम। निफोपैम एक हमारी एक ऐसी ड्रग होती है जो मेनली हमारी बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग होती है और ये सेंट्रली काम करती है। इस चीज को भी हम आगे हमारा क्वेश्चन बेस पे बनेगा तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। बेंजोक्साजोसिन डेरिवेटिव, निफोपैम। तो क्लासिफिकेशन आपको हो गया, क्या आपको ज्यादा रटने की जरूरत हुई, एक बार अगर आप क्विक रिवीजन मेरे वीडियो के थ्रू फिर से अगर जाएंगे ना, डेफिनेटली आपको ये क्लासिफिकेशन बहुत ईजी वे में याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्लास चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हियर वी हैव कीटोप्रोफेन इज एन एग्जांपल ऑफ, नाम देखते ही क्या याद आ गया, प्रोफेन यानी प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव। ऑप्शंस पे जाओ, क्या आपको प्रॉब्लम कहीं पे आई, आपको प्रॉब्लम एक चीज आएगी कि सर यहां तो एराइल लग गया, जैसे आप देखेंगे सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव नहीं है, इसकी एस्पिरिन होती है। पैरामिनोफिनॉल डेरिवेटिव नहीं है, पैरासीटामोल होती है। एराइल प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव, जी हां प्रोपियोनिक एसिड तो मिला लेकिन एराइल है, एराइल एसाइल कभी लग सकता है, उससे ज्यादा प्रॉब्लम करने की जरूरत नहीं है, वो रिंग के बेसिस पे चेंज होता है, लेकिन आपको खाली क्या देखना था, प्रोपियोनिक। प्रोपियोनिक मिला, टिक मारो, कोई दिक्कत नहीं, प्रो यहां मिला, प्रो यहां मिला, आपको राइट ऑप्शन आ जाएगा। एंथ्रेनिलिक एसिड डेरिवेटिव, जी नहीं, एंथ्रेनिलिक एसिड डेरिवेटिव को हमारी इनोलिक एसिड डेरिवेटिव आती है, तो वहां पे आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो राइट ऑप्शन आपको क्या मिल गया, एराइल प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव। सिर्फ नाम से आपने याद कर लिया कि क्वेश्चन निकाल दिया, यही होता है तरीका, कैसे हम एक ऐसा स्टडी करें, कॉन्सेप्चुअल करें कि हमें क्वेश्चन देखते ही आंसर मिल जाए, हमें ऑप्शंस देखने की जरूरत ही ना पड़े, तब आपकी पढ़ाई सक्सेसफुल होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम इसकी थोड़ी सी बात कर लें, कीटोप्रोफेन क्या है। कीटोप्रोफेन हमारी एराइल प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव होती है, नसैट्स बहुत अच्छी नसैट्स होती है, और आपने बहुत टाइम्स, आप में से बहुत सारे बच्चों ने भी यूज किया होगा आइबुप्रोफेन, कीटोप्रोफेन कोई ना कोई जरूर यूज किए होंगे। एंड दिस इनहिबिट द बॉडीज प्रोडक्शन ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन, जैसा कि हमने अभी बात किया कि कॉक्स को इनहिबिट करेंगे तो प्रोस्टाग्लैंडिन हमारी इनहिबिट हो जाएगी। एंड दिस ड्रग आल्सो यूज्ड इन केस ऑफ द आर्थराइटिस एंड सीवियर टूथैक, अगर किसी को भी दांत का दर्द हुआ होगा तो वहां पे हमारी ये कीटोप्रोफेन ड्रग बहुत अच्छे से यूज होती है। एज वेल एज इट्स आल्सो गिवन इन द फॉर्म ऑफ द टॉपिकल पैचेस, अगर कभी कोई पेन हुआ तो टॉपिकल पैचेस के रूप में भी इसको यूज किया जाता है। ये हमारा बेसिक इंट्रो हुआ अबाउट द कीटोप्रोफेन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, NSAIDs are commonly used as first line therapy in the pain of, ये फर्स्ट लाइन थेरेपी किस में हमारी कौन सी ड्रग यूज होती है, मैलिग्नेंसी। क्या मैलिग्नेंसी के पेन में हमारा नसैट्स यूज होती हैं, कभी भी गलती से भूल के मत कहिएगा, क्योंकि वहां कोई भी नसैट्स नहीं दी जाती हैं, वो हमारे कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं। न्यूरोपैथी, क्या न्यूरोपैथी पेन में हमारी नसैट्स दे सकते हैं, न्यूरोपैथिक भी एक पेन होता है जहां पे हमारा नर्व का पेन सेंसिटाइजेशन हाई हो जाता है और वहां पे पेन होता है, वहां पे भी हमारी ड्रग्स कोई भी नसैट्स यूज नहीं होती। विसरल पेन एक्सेप्ट डिस्मेनोरिया, जी नहीं, डिस्मेनोरिया के केस में तो यूज होती है, लेकिन विसरल पेन में हमारी ये ड्रग्स यूज नहीं होती हैं, तो ये भी ऑप्शंस नहीं बचा। लास्ट क्या बचा, क्लोजर ऑफ द डक्टस आर्टरियोसिस इन न्यूबॉर्न। अभी मैंने आपसे बात किया था कि क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टरियोसिस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, जब बेबी प्लेसेंटा के अंदर है तब ये ड्रग हमारी क्या करती हैं, ओपन प्रोस्टाग्लैंडिन हमारा पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस करता है, और जब न्यूबॉर्न बेबी का डेवलप बर्थ हो जाता है उस केस में ये हमारी नसैट्स दी जाती हैं, किसको, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस को क्लोज करने के लिए। एक क्वेश्चन आ रहा होगा, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस होता क्या है, बार बार सर बोल रहे हैं। एक चीज आप समझ लीजिए, जैसे कि बेबी है, अभी बेबी इन्फेंट्स है, इन्फेंट्स हमारा कहां पे है, प्लेसेंटा के अंदर है, प्लेसेंटा के अंदर है, तो जैसे अब उसके सारे ऑर्गन्स तो खुद के काम करते हैं, लेकिन आप इमेजिन करिए क्या उसका लंग्स खुद का काम करेगा,
वैसी बात है नहीं करेगा, क्योंकि वो कहाँ है, प्लेसेंटा में है, आप बाहर हैं, ठीक है, आप इन्वायरमेंट में है, आप इनहेल कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, आपका रेस्पिरेशन हो रहा है, लेकिन उस न्यूबॉर्न बेबी का लंग्स प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। तो मतलब उसको जो एयर है वो कहां से मिलेगी, उसको ऑक्सीजन कहां से मिलेगा, फ्रॉम द मदर मैटरनल जो ऑक्सीजन होगा उसी को यूटिलाइज करेगा। तो उसके लिए जो हमारा अब वो मूव किसके थ्रू करेगा, ब्लड के थ्रू मूव करेगा। तो आप कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट समझिए कि सपोज यहां से अगर हम बात करें हार्ट ये हमारा मदर का हार्ट है, कौन सा हार्ट है, मैटरनल हार्ट है। मैटरनल हार्ट से यहां से हमारी एओर्टा निकल के जाएगी, ध्यान दीजिएगा, एओर्टा निकल के जाएगी, ये एओर्टा फर्दर जाके पूरे बॉडी में ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करेगी। यहीं से हमारी फर्दर क्या होती है, पल्मोनरी वेन्स निकल के जाएगी, वो हमारे लंग्स पे लेके जाती है। अब यहीं पे पूरा कॉन्सेप्ट आ जाता है कि जैसे ही ब्लड आएगा यहां से एक हमारा इसको अटैच करने के लिए ये जो एओर्टा है यहां पे हमारी एक यहां पे वॉल बन जाता है, आप ऐसे समझिए, यहां पे एक वॉल बन जाता है ये, और ये क्या होता है फर्दर, ये मतलब ये हमारी जो लंग्स पल्मोनरी वेन्स है, पल्मोनरी वेन्स से हमने एओर्टा से अटैच कर देती है, और यही हमारा क्या होता है, पेटेंट डक्टस, इसे बोलते हैं डक्टस आर्टरियोसिस। क्या बोलते हैं, डक्टस आर्टरियोसिस। मतलब अब बेबी का लंग्स वर्क नहीं कर रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि उसको पल्मोनरी से प्रेशर होगा, तो उसका केवल लंग्स काम कर रहा है, तो लंग्स से एयर जो जाएगी वो लंग्स हमारे लेके जाएगी। अब सपोज ऐसा होता है कि कभी जब हमारा न्यूबॉर्न बेबी डेवलप हो गया, उसका बर्थ हो गया, बर्थ होने के बाद क्या होगा कि अब उसको ये क्या करना है भाई, उसका अब लंग्स काम करना है, अब लंग्स काम करना है, और अगर ये ओपन रहा, ध्यान दीजिएगा, अगर ये ओपन रहा तो एओर्टा का सारा ब्लड कहां चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा। क्या ये सही है, नहीं। तो इस केस में क्या करना है, इस केस में हमको इस जो डक्टस आर्टरियोसिस ओपन हुई थी उसको क्या करना है, बंद करना है, और बंद करने के लिए हमको क्या देना पड़ेगा, नसैट्स देना पड़ेगा, यानी क्लोजर ऑफ द डक्टस आर्टरियोसिस इन न्यूबॉर्न। आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ज्यादा डिटेल में अभी यहां दे नहीं सकता हूं, थोड़ा सा ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो हमको ये समझ में आ गया, क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टरियोसिस के केस में हमारी नसैट्स क्या होती है, फर्स्ट लाइन थेरेपी यूज्ड होती है। तो कहां कहां हमारी ड्रग यूज होती हैं, नसैट्स हमारी किस किस में यूज होती हैं, एनाल्जेसिया केस में, एंटीपायरेटिक, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी प्लेटलेट एंड क्लोजर ऑफ द डक्टस आर्टरियोसिस। ये 4-5 चीजें हमारी ऐसी होती है जहां फर्स्ट लाइन के रूप में यूज होती हैं। और कहां कहां ये हमारी टॉक्सिसिटी कॉज करती हैं, सबसे ज्यादा टॉक्सिसिटी होती है गैस्ट्रिक म्यूकोजल डैमेज को करती है, जिससे गैस्ट्रिक म्यूकोजल लेयर कम हो जाती है, HCl का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, और वो हमारी क्या करती हैं, अल्सर कॉज कर देती हैं, एज वेल एज ब्लीडिंग। दूसरा हमारा क्या होता है, ब्लीडिंग। अगर हमने क्या किया, एंटी प्लेटलेट, हमने बोला क्या, एंटी प्लेटलेट, एंटी थ्रोम्बोटिक एक्शंस, तो थ्रोम्बोटिक एक्शंस को इन्होंने ब्लॉक कर देते हैं, जिससे क्या होता है, चांसेस ऑफ इनहिबिशंस ऑफ प्लेटलेट फंक्शंस। प्लेटलेट फंक्शंस, एंटी प्लेटलेट है तो प्लेटलेट फंक्शंस घट जाता है, प्लेटलेट फंक्शंस घट जाएगा तो ब्लीडिंग टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, एंटी एग्रीगेटरी इफेक्ट यहां पे आ जाएगा। तो म्यूकोजल डैमेज हो गया, एंटी एग्रीगेटरी इफेक्ट हो गया। नेक्स्ट, रेनल ब्लड फ्लो, सोडियम एंड वाटर रिटेंशन, जितनी भी हमारी प्रोस्टाग्लैंडिन एक्चुअली होती है, प्रोस्टाग्लैंडिन का काम क्या होता है, सोडियम एंड वाटर को एक्सक्रीट आउट कराना, सोडियम एंड वाटर को एक्सक्रीट आउट कराना, ये एक मेजर काम होता है प्रोस्टाग्लैंडिन का। अब आपने क्या कर दिया, प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट कर दिया, तो प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिट होगा तो कहीं ना कहीं सोडियम एंड वाटर रिटेंशन होगा, रिटेंशन होगा तो एडिमा फॉर्मेशन होगा, स्वेलिंग हो जाएगी। दिस इज द नेक्स्ट टॉक्सिसिटी। डिले, प्रोलॉन्गेशन ऑफ द लेबर, जी हाँ बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्या करते हैं, प्रोलॉन्गेशन ऑफ द लेबर कॉज करते हैं, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन का काम होता है यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन कराना। ध्यान दीजिएगा, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करते हैं, यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। आपने प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिट कर दिया तो यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम होगा, रिलैक्सेशन हो जाएगा, और रिलैक्सेशन हो जाएगा तो लेबर क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा, यानी आपका जो लेबर है प्रोलॉन्ग हो जाएगा, दैट इज द डिले और प्रोलॉन्गेशन ऑफ द लेबर, ठीक है। नेक्स्ट, अस्थमा। अस्थमा के केस में क्यों हमारा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये हमारी ड्रग क्या करती है, इंपॉर्टेंट है फॉर द ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन एंड ब्रोंको डायलेशन, ये दो चीजें हमारी अलग अलग होती हैं। तो मेनली अगर हम PGF2 अल्फा की बात करेंगे तो हमारी क्या करेंगे, कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करेंगे, कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करेंगे तो अस्थमेटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है, इसलिए हमारी ये ड्रग हो जाती है। हेपेटिक फेलियर, लीवर को डैमेज करती है। दीज आर द uses and adverse effect of the toxicity of the NSAIDs. Next question, question number 5 here we have, which of the following NSAIDs is used in rheumatoid arthritis?
रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होता है, थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन ले लेता हूं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। क्या होता है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, मतलब हमारी खुद की ही इम्यूनिटी हमारे ही सेल्स के अगेंस्ट काम करने लगती है, दैट इज द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। और इसमें क्या होता है, जो हमारा बोन्स का कार्टिलेज होता है डैमेज हो जाता है, ठीक है, मेनली वहां पे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज होते हैं जो इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं, दैट इज द आर्थराइटिस। इसका हम अलग से एक पूरा सीरीज बनेगा क्वेश्चंस का, वहां पे हम मेजर बात करेंगे। यहां थोड़ा सा हम बात करेंगे कौन सी नसैट्स आर्थराइटिस में यूज होती है बहुत अच्छे से। तो यूज तो बहुत सारी होंगी, लेकिन कौन सी हमारी, विच ऑफ द फॉलोइंग नसैट्स इज यूज्ड इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस? ऑप्शंस निमोसोलाइड, एस्प्रिन, साइक्लोक्सिकैम एंड डिक्लोफेनाक। तो एक चीज बहुत अच्छे से याद रखिएगा, हम एस्प्रिन इज अ वेरी गुड एजेंट फॉर द रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में हमारी ये ड्रग यूज होती है, लेकिन अगर क्वेश्चन आता है गाउट में, तो गाउट में थोड़ा सा एस्प्रिन यूज नहीं होती है, वो दूसरा पॉइंट हो जाता है। तो आर्थराइटिस में कौन सी ड्रग यूज होती है? एस्प्रिन यूज होती है। एस्प्रिन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एस्प्रिन हमारी किस क्लास की हो गई? सैलिसिलेट डेरिवेटिव है, यानी एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। इसका केमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे, केमिकल नेम क्या होता है? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलेट डेरिवेटिव होती है। एंड इन बॉडी इट इज कन्वर्टेड इनटू द एक्टिव मेटाबोलाइट। अगर हम बात करें तो एस्प्रिन हमारी क्या होती है? प्रोड्रग होती है, और हमारे बॉडी में जाने के बाद ये कन्वर्ट होकर बनाती है क्या? सैलिसिलिक एसिड, जो मेन एनाल्जेसिक एक्शन प्रोड्यूस कौन करता है? एस्प्रिन नहीं करता है, सैलिसिलिक एसिड करता है। इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि अगर एस्प्रिन की टॉक्सिसिटी होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सैलिलिज्म बोलते हैं, क्योंकि वहां पे सैलिसिलिक एसिड का कंपोजिशन ज्यादा होता चला जाता है। ये हमारा, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने क्या बात किया कि ये जो हमारी एस्प्रिन है ये गैस्ट्रिक म्यूकोजल लेयर को डैमेज करती है। अब गैस्ट्रिक म्यूकोजल लेयर, ध्यान दीजिए, गैस्ट्रिक हमारा स्टमक है, स्टमक में हमारा म्यूकोजल लेयर होती है। हम ये पढ़ते हैं कि जितनी अच्छी म्यूकोजल लेयर होगी अल्सर उतना कम होगा। अब ये ड्रग क्या करती है? एक दो पॉइंट करती है। पहला पॉइंट क्या करती है कि म्यूकस के प्रोडक्शंस को इनहिबिट कर दी, ये नहीं करती है, बात समझिए। मेन हमारा क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन। किसका काम है? प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द म्यूकस, प्रोडक्शन ऑफ द म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट आयन, as well as inhibit the secretion of HCl as well as the pepsin। ये प्रोस्टाग्लैंडिन का काम है। अब आपने एस्प्रिन दिया तो उसने कॉक्स को इनहिबिट किया, कॉक्स इनहिबिट हुआ तो प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिट हो गया, और प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिट होगा तो म्यूकस का प्रोडक्शन डिक्रीज, HCl का प्रोडक्शन इंक्रीज, पेप्सिन का प्रोडक्शन इंक्रीज, मतलब अल्सर कॉज करने के सारे फैक्टर्स ये प्रोड्यूस कर देता है। सो दैट इज द गैस्ट्रिक अल्सरेशन, बहुत एक कॉमन साइड इफेक्ट होता है। मे इंड्यूस अस्थमा। अस्थमा के पेशेंट्स में भी ये हमारी क्या होती है? कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, क्योंकि अस्थमा को प्रेसिपिटेट कर देती है एस्प्रिन। इनहिबिट थ्रोम्बोक्सिन सिंथेसिस, क्योंकि हमने बात किया कि सिर्फ कॉक्स इनहिबिट करने का मतलब सिर्फ प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिट नहीं हुआ, वहां पे थ्रोम्बोक्सिन भी इनहिबिट हुआ। अब थ्रोम्बोक्सिन भी इनहिबिट हो गया तो कहीं ना कहीं वो हमारा क्या हुआ? थ्रोम्बोक्सिन सिंथेसिस भी इनहिबिट हो गई, और वो हमारे किससे इफेक्ट करेगी? ब्लीडिंग टाइम को। किसको इफेक्ट करेगी? ब्लीडिंग टाइम, क्योंकि थ्रोम्बोक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लॉटिंग। अब आपने थ्रोम्बोक्सिन को इनहिबिट कर दिया तो क्लॉटिंग नहीं होगी, क्लॉटिंग नहीं होगी तो ब्लीडिंग टाइम क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ओके, प्लेटलेट एग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग, जैसा कि अभी मैंने क्लियर कर दिया। थोड़ा सा अगर इसकी बात करें फार्माकोकाइनेटिक के बारे में, तो एस्प्रिन इज डीएसिटाइलेटेड इन द गट वॉल, लीवर, प्लाज्मा एंड अदर टिश्यूज वेयर सैलिसिलिक एसिड इज फॉर्म। और यही सैलिसिलिक एसिड जो हमारा एक्टिव फॉर्म होता है वो हमारा मेटाबोलाइज्ड होता है बाय द ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन। हमने पढ़ा हुआ दो टाइप से, पहला हमारा क्या होता है? फेज 1, फेज 2। फेज 2 में हमारा आता है ग्लूकुरोनिक एसिड कॉन्जुगेशन, ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन, सल्फेट कॉन्जुगेशन, ग्लूटेथियोन कॉन्जुगेशन। तो जो हमारा ये एस्प्रिन है ये दो मेथड से मेटाबोलाइज्ड होता है। ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन दैट इज द मेजर, और ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन से हमारा क्या बनता है? सैलिलाइलिक एसिड बनता है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, सैलिसाइल्यूरिक एसिड बनता है मेजर पाथवे, और माइनर पाथवे में ग्लूकुरोनिक एसिड कॉन्जुगेशन से भी मेटाबोलाइज होता है। इसका जो टी हाफ होता है 15 से 20 मिनट का होता है, दैट इज द टी हाफ। ओके, अब बात करें कहां कहां एस्प्रिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ये जानना। देखिए इस क्लास की एस्प्रिन हमारी सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा एस्प्रिन को ज्यादा एलिबरेट करने के प्लान में हूं, उसको थोड़ा समझने की कोशिश जरूर कर लीजिएगा। अगर आपने ये समझ लिया तो मैक्सिमम ड्रग को आपको क्लियर हो जाएगा। अभी हमने बात किया कि पेप्टिक अल्सर के पेशेंट को और अस्थमेटिक पेशेंट्स को एस्प्रिन नहीं दी जाएगी। क्यों नहीं दी जाएगी? वो आपके पास रीजन क्लियर है, क्योंकि अगर अल्सर वाले पेशेंट्स को दिया तो ये अल्सर बढ़ा देगी, अस्थमेटिक पेशेंट को दिया तो अस्थमेटिक अटैक करा देगी। अब इफ एनी चाइल्ड, मेनली चाइल्ड और पीडियाट्रिक पेशेंट की बात करें,
सफरिंग फ्रॉम द चिकन पॉक्स एंड इन्फ्लुएंजा, अगर उसको इन्फ्लुएंजा या चिकन पॉक्स वाले पीडियाट्रिक पेशेंट्स को अगर एस्पिरिन दे दी जाए, चांसेस है कि वहां पे न्यूरोनल्स प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, रेट सिंड्रोम। ध्यान दीजिएगा, रेट सिंड्रोम की वजह से एस्पिरिन को यूज नहीं करते हैं। सो एस्पिरिन इज प्रोहिबिटेड इन केस ऑफ द pediatric formulations, any pediatric person suffering from the influenza and the chicken pox. Next, if during the pregnancy, if pregnant lady take the aspirin, then there is chances of the low baby weight, तो baby weight का low होने का chances वहां पे बन जाता है। हेपेटिक नेक्रोसिस बहुत कॉमन है, लीवर डैमेज होना, हेपेटोटॉक्सिसिटी यहाँ पे होगा। नेक्स्ट हमने बात किया प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ द डक्टस आर्टरियोसिस। अब देखिए यहाँ पे एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। मतलब क्या है कि अगर प्रेगनेंसी के बाद हमारी ये ड्रग दी जाए तब तो एडवांटेज है भाई। क्यों? क्योंकि चलिए अब उसका क्लोजर डक्टस आर्टरियोसिस को क्लोज करना था ताकि इजी वे में उसका रेस्पिरेशन स्टार्ट हो सके। लेकिन अगर सपोज आप इमेजिन करिए कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी ने इनटेक कर लिया, तो वहां पे अगर प्रीमेच्योर क्लोज हो गई, चांसेस हो सकते हैं कि बेबी के रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम हो और वहां पे काफी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इसलिए इसका एडवांटेज भी अगर है तो डिसएडवांटेज भी यही है। एडवांटेज तब है आफ्टर द डिलीवरी मींस लेबर के बाद, और डिसएडवांटेज कब है, टॉक्सिसिटी कब है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ठीक है, इनको दिमाग में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट, hemolysis. If any patient is suffering from the glucose 6-phosphate dehydrogenase deficiency की वजह से, then chances of their cells can be ruptured, RBC ruptured and hemolysis can be caused. तो अब एक समराइज करने की कोशिश करें कहां कहां कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। अब इसका नाम से ही सारी चीजें आ जाएंगी। अस्थमा के केस में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड, टॉक्सिसिटी के रूप में ये सेलिसाइलिज्म कॉज करता है, सेलिसाइलिज्म कॉज करता है, अस्थमा, सेलिसाइलिज्म। पी फॉर पेप्टिक अल्सर हमने क्लियर कर लिया है। प्लेटलेट डिसएग्रीगेशन, आयन अनकपलिंग, रेट सिंड्रोम, इडियोसिंक्रेसी एंड टिनिटस, समटाइम्स रिंगिंग इन द ईयर, और हमारे नॉइज की वजह से हमारे ईयर में टॉक्सिसिटी होती है वो हमारे। तो दीज आर द कॉन्ट्राइंडिकेटेड सिचुएशन और द टॉक्सिसिटी ऑफ द एस्पिरिन। अब बात करें कहां कहां यूज होती है, तो वो कॉमन 4 चीजें आप यूज जरूर याद रखिए। क्या? एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी रिमेटोइक एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये सारी सिचुएशन में हमारी ये ड्रग बहुत अच्छे से यूज होती है। अब थोड़ा सा इसका समझने की कोशिश करें कि किन किन ड्रग के साथ इसका इंटरेक्शन किस किस ड्रग के साथ में है। सबसे पहले आप समझने की कोशिश करिए यहाँ पे ओरल एंटीकोगुलेंट के साथ वो एक तो हम एंटीकोगुलेंट दे रहे हैं, यानी एंटीकोगुलेंट वो है कोगुलेशंस को क्या करेगी, इनहिबिट करेगी। साथ में हमने एस्पिरिन दे दिया। अब एस्पिरिन भी क्या कर रही है, एंटी थ्रोम्बोटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। दोनों चीजों के होने की वजह से चांसेस हैं कि टॉक्सिसिटी बढ़ जाए। सो विथ ओरल एंटीकोगुलेंट रिस्क ऑफ द ब्लीडिंग बढ़ेगी, क्योंकि क्लॉटिंग घट जाएगी, ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाएगी। दिस इज द मेजर ड्रग इंटरेक्शन। नेक्स्ट, एंटागोनाइजेस द यूरिकोसिरिक इफेक्ट ऑफ द प्रोबेनासिड। ये क्या होता है भाई, थोड़ा सा इसको समझिए। एस्पिरिन, प्रोबेनासिड, पेनिसिलिन, जितनी भी हमारी ड्रग हमने बात किया, दीज ऑल आर एक्सक्रीटेड थ्रू द ट्यूबुलर सिक्रीशन। किसके थ्रू? ट्यूबुलर सिक्रीशन के थ्रू। और ट्यूबुलर सिक्रीशन में हमने पढ़ा हुआ है कि हमें क्या चाहिए, कोई ना कोई ट्रांसपोर्टर चाहिए। तो ये तीनों ड्रग हमारी एक्चुअली क्या है, एसिड इन नेचर है। सैलिसिलिक एसिड, पेनिसिलिन वो भी हमारी एसिड, प्रोबेनासिड दैट इज आल्सो एसिड। ये हमारी जितने भी एसिड है ये सब एक ही ट्रांसपोर्टर के थ्रू एक्सक्रीट आउट होंगी। अब अगर सपोज आपने ध्यान दीजिए कि 2 ड्रग आपने लिया, एस्पिरिन और प्रोबेनासिड साथ में दे दिया, तो एस्पिरिन क्या करेगी, खुद तो एक्सक्रीट आउट हो जाएगी, लेकिन प्रोबेनासिड के एंटी यूरिकोसिरिक इफेक्ट को इफेक्ट कर देगी, एंटागोनाइज कर देगी। सो एंटागोनाइजेस द यूरिकोसिरिक इफेक्ट ऑफ प्रोबेनासिड। मतलब वो खुद बॉडी में रहेगी और प्रोबेनासिड को कहेगी क्या, तुम जाओ, मैं यहीं रुकूंगी, और उससे क्या होगा, प्रोबेनासिड का इफेक्ट रिड्यूस हो जाएगा। और प्रोबेनासिड हमारी होती क्या है, यूरिकोसिरिक एजेंट होती है, यानी वो यूरिक एसिड के एक्सक्रीशंस को बढ़ाती है, यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को बढ़ाती है। यहां पे एस्पिरिन भाई साहब ने क्या किया, खुद ही उसको भगा दिया, तो क्या हुआ, यूरिकोसिरिक इफेक्ट रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट, ब्लॉक द इफेक्ट ऑफ द स्पाइरोनोलैक्टोन। अब ये क्या है, हमने बात किया जो हमारी एस्पिरिन है वो क्या कर रही है, सोडियम एंड वाटर रिटेंशन कराती हैं। सारी नसेट्स क्या कराती हैं, सोडियम एंड वाटर रिटेंशंस। अब प्रॉब्लम यहां पे ये है कि जब आपने स्पाइरोनोलैक्टोन दिया, वो क्या करेंगी,
स्पाइनोलैक्टोन के इफेक्ट को ब्लॉक कर देंगी। तो ये स्पाइनोलैक्टोन के इफेक्ट को ब्लॉक कर देंगे मतलब क्या है कि आपको कहने का मतलब है उसका एक्शन नहीं होगा? जी नहीं, यहां पे पॉइंट ये है स्पाइनोलैक्टोन को एक्ट करने के लिए उसको डीसीटी में जाना पड़ेगा, नेफ्रॉन के लेट डीसीटी में जाना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं क्या? डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। वहां पे ही हमारा रिसेप्टर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? इस एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, क्योंकि हमारी स्पाइनोलैक्टोन क्या है? एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट है। तो इसको काम करने के लिए एल्डोस्टेरोन साइड जो हमारी लेट डीसीटी में होती रिसेप्टर पाया जाता है, तो वहां पे जाके वर्क करना पड़ेगा। पेनिसिलिन क्या करती है? इसको वहां जाने से रोक देती है। कैसे जाने से रोक देती है? क्योंकि इसका वहां पे जो एक्सक्रीशन होता है वो भी ट्यूबुलर सिक्रीशंस के थ्रू होता है, तो ये नहीं जा पाती है, इसलिए वहां पे एक्शंस प्रोड्यूस नहीं होता। एक पॉइंट ये हुआ। अब दूसरा पॉइंट आ जाता है सोडियम एंड वाटर रिटेंशन वाला। तो जितनी भी हमारी डायूरेटिक्स हैं, चाहे आप ले लीजिए अब थायाजाइड, चाहे आप ले लीजिए लूप डायूरेटिक्स यानी फ्यूरोसिमाइड, इन सारी ड्रग के एक्शंस को एंटागोनाइज कर देती है एस्पिरिन। कैसे? इनका काम क्या है? सोडियम एंड वाटर को एक्सक्रीट आउट कराना। डायूरेटिक्स का काम यही है। हमारी एस्पिरिन यानी नसेट्स क्या कर रही हैं? सोडियम एंड वाटर को रिटेंशन करा रही हैं। अब रिटेंशन करा रही है, एक ड्रग है वो रिटेंशन करा रही है, एक ड्रग है एक्सक्रीशन करा रही है। तो जब आपने ये एस्पिरिन साथ में दे दिया तो डायूरेटिक का एक्शंस क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे क्या? ब्लंट द डायूरेटिक इफेक्ट ऑफ द फ्यूरोसिमाइड एंड थायाजाइड। अब यहां पे एक चीज आती है, एस्पिरिन को हम पैरासीटामोल के साथ में एक हमारी एस्टर ड्रग होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? बिनोरिलेट। बिनोरिलेट हमारी ड्रग, दिस इज द एस्टर ऑफ द एस्पिरिन एंड पैरासीटामोल। क्यों हम इस फॉर्म में देते हैं? क्योंकि अगर सिर्फ एस्पिरिन देंगे तो गैस्ट्रिक म्यूकोजल बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जब इस फॉर्म में देते हैं बिनोरिलेट के फॉर्म में, चांसेस हैं कि गैस्ट्रिक अल्सर होने के चांसेस घट जाते हैं और ब्लीडिंग कम हो जाती है। अगर बात करें डिफ्लूनिसिल, जो हमारी अनदर ड्रग इस क्लास में आती है, दिस इज द फ्लोरीन कंटेनिंग लॉन्ग एक्टिंग सैलिसिलेट। ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं, बस एक चीज याद रखिए, डिफ्लूनिसिल, दिस इज द फ्लोरीन कंटेनिंग लॉन्ग एक्टिंग सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव। दैट्स सफिशिएंट। सो इट्स ऑल इंट्रो अबाउट द एस्पिरिन। यहां से हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं। ऑल आर रिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ द कॉक्स एक्सेप्ट। एस्पिरिन हमारी क्या होती है? इरिवर्सिबल कॉक्स इनहिबिटर होती है। ऑप्शंस आप देखिए, आप खुद ही आंसर ढूंढ लीजिए, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आपको आंसर मिल गया होगा एस्पिरिन। बाकी जितने भी हमारी नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर हैं वो मैक्सिमम उसमें रिवर्सिबल होती है एक्सेप्ट एस्पिरिन। एस्पिरिन हमारी क्या होती है? इरिवर्सिबल, मतलब अगर एक बार वो एंजाइम से बाइंड कर ली तो मतलब एंजाइम भाई साहब तो गयो। तो इस हिसाब से याद रखिए कि ये हमारी क्या होती है? इरिवर्सिबल कॉक्स इनहिबिटर होती है। Now the next question number 7 here we have urgent liver transplantation done in. Urgent liver transplantation done in. Options have paracetamol toxicity, isoniazid toxicity, rifampicin toxicity and diclofenac toxicity. एक चीज यहां ध्यान देने वाली बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, जितनी भी हमारी ड्रग हैं, दो हमारी आइसोनियाजिड और रिफाम्पिसिन हमारी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग हैं, पैरासीटामोल डिक्लोफेनाक हमारी नसेट्स हैं, ये चारों ड्रग हमारी लीवर को डैमेज करती हैं। अब ऑप्शंस क्या आ रहा है आपके पास कि किस टॉक्सिसिटी में अर्जेंट लीवर ट्रांसप्लांटेशंस किया जाता है, ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है। तो यहां पे आपको मैं पॉइंट आउट करूं पैरासीटामोल, किसकी टॉक्सिसिटी में? पैरासीटामोल टॉक्सिसिटी नीड द अर्जेंट लीवर ट्रांसप्लांटेशन। क्यों भाई, इतना ही क्या टॉक्सिक हो गया कि इस केस में लीवर ट्रांसप्लांटेशन ही किया जाना है? जी हाँ, अगर पैरासीटामोल को ज्यादा अमाउंट में ले लिया जाए देन इट डैमेज द लीवर, और मेनली इन केस ऑफ द चिल्ड्रन, खासतौर पर पीडियाट्रिक पेशेंट्स में। तो थोड़ा सा पैरासीटामोल के बारे में बात कर लेते हैं, कैसे टॉक्सिसिटी होती है और क्या उसके लिए एंटीडोट होता है, सारी चीजों को मैं यहां समराइज करने वाला हूं। पैरासीटामोल की बात करें तो पैरासीटामोल को वैसे हम क्या बोलते हैं? सेफेस्ट नसेट्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एनाल्जेसिक है, एंटीपायरेटिक है, लेकिन पुअर एंटी इंफ्लेमेटरी है, तो हमारे लिए बहुत सेफ होती है। अगर खासतौर प्रेगनेंसी की बात करें, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी दिस इज द फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट, यानी ड्रग ऑफ चॉइस। कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द पेन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, राइट ऑप्शंस पैरासीटामोल। ओके, it does not possess the anti-inflammatory property, it have the oral or parenteral routes, इसको हम oral या parenteral routes किसी से भी दे सकते हैं, and it is metabolized by the sulfate conjugation और glucuronic acid conjugation, जो हमने मेटाबॉलिज्म में पढ़ा हुआ है। अब थोड़ा सा इसके मेटाबॉलिज्म की बात करें तो ये हमारी इसकी एक प्रोड्रग होती है फेनासिटिन। क्या होती है? फेनासिटिन। फेनासिटिन जब दिया जाता है तो वो हमारा क्या होता है? डीएथाइलेशन होने के बाद, वहां डीएथाइलेशन टाइम लगेगा, डीएथाइलेशन होगा और क्या बन जाएगा? पैरासीटामोल यानी एसिटामिनोफेन।
ठीक। एसिटामिनोफेन जो हमारा बनेगा, इट हैव द नेग्लिजिबल एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी, हैव एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी एंड ड्रग ऑफ चॉइस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। सारी चीजें अभी तक तो बहुत अच्छी जा रही हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहां आएगी, प्रॉब्लम हम आगे बात करने वाले हैं। और इसका हमारा क्या होता है, दिस इज द मोस्ट कॉमन ओवर द काउंटर ड्रग, OTC ड्रग बोलते हैं, दैट हैव द एनाल्जेसिक फॉर द हेडेक, मस्कुलोस्केलेटल पेन, डिस्मेनोरिया, इन सब केसेस में ये OTC के रूप में भी ली जाती है। लेकिन अब इसके अगर हम थोड़ा सा एडवर्स इफेक्ट पे चले तो पैरासीटामोल हैव द पॉइजनिंग दैट इज नोन एज द एक्यूट पैरासीटामोल पॉइजनिंग एंड इट अकर्स मेनली इन द स्मॉल चिल्ड्रन। क्यों, थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म याद रखिएगा, कौन सा पाथवे चल रहा है मेटाबॉलिज्म का, सल्फेट कॉन्जुगेशन और ग्लूकुरोनिक एसिड कॉन्जुगेशन, ठीक है। अब यहां पे सारा कॉन्सेप्ट यही ग्लूकुरोनिक एसिड का खेल है। मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा बात करें, सबसे पहले क्या हुआ, पैरासीटामोल दिया गया। पैरासीटामोल अब जब मेटाबॉलिज्म होगा ड्यूरिंग द ग्लूकुरोनिक एसिड कॉन्जुगेशन तो एक कंपाउंड बनाएगा जिसको हम बोलते हैं क्या, नेबपकी। नेबपकी मींस एन एसिटाइल पैरा बेंजोक्विनोइमीन, एन एसिटाइल पैरा बेंजो अमीनो इम्यूनो क्विनोइमीन, ये ध्यान दीजिए, एन एसिटाइल पैरा बेंजो क्विनोइमीन, दैट इज द नेबकी भी बोलते हैं और समटाइम्स इसको नैपबकी भी बोलते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होने की जरूरत, ठीक है। ये बनेगा और दिस इज द वेरी वेरी हाईली रिएक्टिव कंपाउंड, ये बहुत रिएक्टिव कंपाउंड होता है। और ये क्या, इसके रिएक्शन जो हमारा टॉक्सिक, इसमें बहुत टॉक्सिक इफेक्ट होता है। इसके टॉक्सिक इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या किया जाता है, डिटॉक्सिफाई कर दिया जाता है बाय द ग्लूटेथियोन। ग्लूटेथियोन इसको क्या कर देता है, डिटॉक्सिफाई कर देता है। अब जब डिटॉक्सिफाई हो जाता है तो उसका एडवर्स इफेक्ट नहीं मिलता है। लेकिन अब सपोज एक पेशेंट हमारा ऐसा, व्हेन ग्लूटेथियोन इज नॉट सफिशिएंट टू डिटॉक्सिफाई इट, देन इट बाइंड विद द लीवर सेल्स। अब अगर ग्लूटेथियोन प्रॉपर नहीं है तो उससे क्या होगा, ये हमारे किससे ज्वाइंट होने लगेगी, हेपेटिक सेल से ज्वाइंट होगी, यानी लीवर सेल से ज्वाइंट होगी और फर्दर क्या करेगी, लीवर को डैमेज कर देगी। दिस इज द एक्यूट पैरासीटामोल पॉइजनिंग। सारा खेल यहां पे किसका है, अगर आप देखें ग्लूटेथियोन हमारी बॉडी में इसके लिए हमारे लिए यूजफुल होता है और ये जो नेबपकी बन रहा है दिस इज द वेरी रिएक्टिव कंपाउंड और टॉक्सिक कंपाउंड। इस केस में जो हमारा मेन ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द एंटीडॉट होता है दैट इज द एन एसिटाइल सिस्टीन। याद करके रख लो बेटा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटीडॉट फॉर द पैरासीटामोल पॉइजनिंग। आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, एन एसिटाइल सिस्टीन, ठीक है। अब अगर सपोज इससे क्योर नहीं हो रहा, देन वी रिक्वायर्ड लीवर ट्रांसप्लांटेशन ड्यू टू द हेपेटोटॉक्सिसिटी। अब हमें क्या चाहिए, हेपेटोटॉक्सिसिटी की वजह से लीवर ट्रांसप्लांटेशन कराना है। दैट इज द राइट ऑप्शन ऑफ योर क्वेश्चन। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हियर वी हैव नेबपकी इनहिबिटर्स यूज्ड इन एक्यूट पैरासीटामोल पॉइजनिंग। मुझे नहीं बताना है, आप ऑप्शंस देखिए, खुद ही टिक मार लीजिए। क्या पैराबेंजोल है, क्या रोटिनोन है, एन एसिटाइल सिस्टीन, थर्मोजेनिन, राइट ऑप्शन सी, क्या एन एसिटाइल सिस्टीन। कोई बात करने की इसमें ज्यादा जरूरत है ही नहीं, हमने बात कर ली है पहले ही। क्वेश्चन नंबर 9, Which of the following drug is associated with highest cardiac motility? एक क्वेश्चन यहां पे हमारे बहुत इंपॉर्टेंट बन गया। अब हम चल रहे हैं किस पे, नेक्स्ट क्लास पे आ गए। दिस इज द क्वेश्चन अबाउट द COX-2 सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर। ऑप्शंस पे चले, रोफेकॉक्सिब, निकोरॉन्डिल, लोसर्टन, मेटोप्रोलोल। अब पहला क्वेश्चन तो मैंने आपसे कर दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर। आपने तुरंत देखा कॉक्सिब लगा है यानी COX-2 इनहिबिटर, सेलिकॉक्सिब हमारे रोफेकॉक्सिब हमें मिल गई। यही यहां पे राइट ऑप्शन है। देखिए हमारी जो सेलेकॉक्सिब है, इटोरिकॉक्सिब है, पैरेकॉक्सिब है, दीज आर द वेल नोन ड्रग एंड यूज्ड इनटू द मार्केट। बट रोफेकॉक्सिब and valdecoxib, these two selective COX-2 inhibitor have the adverse effect by the which can cause the myocardial infection। क्या cause कर सकती है, myocardial infection cause कर सकती है, highest cardiac mortality होती है, इसलिए उन दोनों ड्रग को बैन कर दिया गया। कौन कौन से ड्रग, रोफेकॉक्सिब एंड वेल्डेकॉक्सिब। तो राइट ऑप्शन आपको क्या हो गया, ए, रोफेकॉक्सिब को यहां पे बैन कर दिया गया है। थोड़ा सा इसके बारे में बात कर ले, ठीक है। सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर में हमने वैसे 5 ड्रग के बारे में बात किया, हमारी कौन कौन सी हैं, सेलिकॉक्सिब, इटोरिकॉक्सिब, पैरेकॉक्सिब, रेफेकॉक्सिब, वेल्डेकॉक्सिब। लेकिन यहां पे आप बात करेंगे वेल्डेकॉक्सिब एंड रेफेकॉक्सिब आर विड्रॉन फ्रॉम द मार्केट ड्यू टू द मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इनकी वजह से इसको विड्रॉ कर दिया गया है। ये क्यों हमारे लिए बहुत यूजफुल है, क्या है जो सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर की जरूरत क्यों पड़ गई भाई। हमने बात किया
नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, उनमें हमारे पास एक सबसे बड़ा एडवर्स इफेक्ट हमको क्या मिला, पेप्टिक अल्सर। उनमें सब में क्या है, अल्सर कॉजिंग प्रॉपर्टी है, वो गैस्ट्रिक म्यूकोजल लेयर को डैमेज करती है, HCl के प्रोडक्शंस को बढ़ाती है, साथ में ही क्या करती है, पेप्सिन के सिक्रेशंस को बढ़ाती है, तो हमारे लिए वहां पे एडवर्स इफेक्ट था। बट सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर इट हैव द वेरी लेस गैस्ट्रिक म्यूकोजल डैमेज, ये इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिला। अब अगर सपोज कोई हमारा पेप्टिक अल्सर का पेशेंट है और उसको पेन हो रहा है, तो वहां पे हमारी ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी, सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर होगी। कभी भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग NSAIDs कैन बी यूज्ड इन केस ऑफ द पेप्टिक अल्सर, राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर। आपको इन्हीं ऑप्शंस पे चलना है। एज वेल एज दे डू नॉट डिप्रेस थ्रोम्बोक्सिन प्रोडक्शंस। COX-1 में चलेंगे यानी नॉन सेलेक्टिव में चलेंगे, तो वहां पर हमको क्या मिल रहा था कि वो थ्रोम्बोक्सिन को भी इनहिबिट कर रहा है, जिससे ब्लीडिंग टाइम बढ़ जा रही है। लेकिन इस ड्रग का क्या एडवांटेज मिला कि थ्रोम्बोक्सिन को भी इनहिबिट नहीं करती, जिससे ब्लीडिंग वाला प्रॉब्लम भी हमें क्या मिल गया, अवॉइड हो गया। ओके, नेक्स्ट, अब ये हो गया तो प्लेटलेट एग्रीगेशन से हमारा प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम भी नहीं होगा, डू नॉट इनहिबिट प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम, ठीक है। अवेलेबल इन इंडिया सेलिकॉक्सिब, इटोरिकॉक्सिब, सेलिकॉक्सिब, इटोरिकॉक्सिब एंड पैराकॉक्सिब। पैराकॉक्सिब दिस इज द प्रो ड्रग ऑफ द वेल्डिकॉक्सिब, और वेल्डिकॉक्सिब और रेफेकॉक्सिब को मार्केट से बैन किया गया ड्यू टू द एडवर्स इफेक्ट। थोड़ा सा अगर इसको हम डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करें, तो हमारी जो सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर है, यानी पैराकॉक्सिब, इटोरिकॉक्सिब, सेलिकॉक्सिब, लुमरिकॉक्सिब, ये ड्रग हमारी जो है, इनमें क्या हमको मिल गया कि इनमें गैस्ट्रिक फ्रेंडली है, गैस्ट्रिक लेयर को डैमेज नहीं करती, म्यूकोजल लेयर को डैमेज नहीं करती, यानी ड्यूरिंग द पेप्टिक अल्सर इट कैन बी यूज्ड। एज वेल एज अगर हम इसकी टॉक्सिसिटी की बात करें, तो ये हार्ट पे टॉक्सिक है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन कॉज कर रही है, खासतौर पर कौन कौन सी ड्रग, वेल्डिकॉक्सिब एंड रेफेकॉक्सिब। किडनी पे भी इसका हार्मफुल इफेक्ट है कि क्या करती है, सोडियम एंड वाटर रिटेंशन को बढ़ाती है, जिससे एडिमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दिस इज द सम बेसिक व्यू अबाउट द सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर। Now the next question number 10 here. Which of the following drug used in the pediatric patients? कौन सी ड्रग को हम पीडियाट्रिक पेशेंट्स में यूज कर सकते हैं? ऑप्शंस एसिटामिनोफेन, इंडोमेथासिन, एस्प्रिन, आइबुप्रोफेन। हमने बात किया किसको ड्रग यूज कर सकते हैं, यूज्ड इन द पीडियाट्रिक पेशेंट्स। तो एक चीज हमने ध्यान दिया था कि रेट सिंड्रोम की वजह से एस्प्रिन को तो यूज नहीं करेंगे, तो यहां पे हमारी कौन सी सबसे सेफ ड्रग मानी जाएगी, आइबुप्रोफेन। दिस इज द सेफ ड्रग फॉर द पीडियाट्रिक पेशेंट्स। क्यों, क्योंकि ये रेट सिंड्रोम कॉज नहीं करती। पीडियाट्रिक पेशेंट्स हैव वेरी मच टॉलरेबल इफेक्ट ऑफ द आइबुप्रोफेन, चॉइस ऑफ द ड्रग। अब हम डिफरेंट सिचुएशन पे बात कर ले, कौन सी ड्रग कहां पे हमारी ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में NSAIDs काम करती है। बहुत इजी क्विक रिवीजन में, अगर माइल्ड टू मॉडरेट पेन है विथ लिटिल इन्फ्लेमेशन, क्या ध्यान देना है आपको, लिटिल इन्फ्लेमेशन, बिना कुछ सोचे समझे क्या मारोगे आप, पैरासीटामोल। क्यों, लिटिल इन्फ्लेमेशन आपको मिल गया। पोस्ट ऑपरेटिव बट शॉर्ट लास्टिंग पेन, पोस्ट ऑपरेटिव है, शॉर्ट लास्टिंग पेन, कोशिश करिए आप मैक्सिमम जो भी हमारे प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव या एराइल एस्टिक एसिड डेरिवेटिव हैं उन पे आप आंसर करिए, किटोरोलैक, डिक्लोफेनाक, निमोसुलाइड। ऑस्टियोआर्थराइटिस या इंजरी की बात करें तो एस्प्रिन हमारी यहां पे यूज हो सकती है, पैरासीटामोल एंड डिक्लोफेनाक यूज होगी। रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करें, मस्ट यूज ड्रग एस्प्रिन, इंडोमेथासिन, नेप्रोक्सेन। गैस्ट्रिक सेफ, तुरंत आपको क्या देना है, सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर, रोफेकॉक्सिब, सेलिकॉक्सिब। अस्थमेटिक पेशेंट्स और एनी हैव द एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस, तो हम वहां पे कौन सी NSAIDs देंगे, निमोसुलाइड एंड COX-2 इनहिबिटर। प्रेगनेंसी सेफेस्ट ड्रग पैरासीटामोल, कोई ध्यान देने की जरूरत आपको यहां पे ज्यादा पड़ने वाली नहीं है। पीडियाट्रिक पेशेंट्स क्या ध्यान देना है, पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन। लेकिन अगर इनमें भी सबसे ज्यादा सेफ बोली जाए तो आइबुप्रोफेन, कोई ज्यादा आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, ये ड्रग ऑफ चॉइस आपको याद होनी चाहिए, कौन कौन सी, खास तौर पर एक लिटिल इन्फ्लेमेशंस, दूसरी आर्थराइटिस, गैस्ट्रिक सेफ, एज वेल एज प्रेगनेंसी, पीडियाट्रिक। ये 5 क्लास आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चंस जरूर बनते हैं, इनको जरूर याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच NSAIDs अवेलेबल एज आई ड्रॉप, आई ड्रॉप के रूप में कौन सी ड्रग अवेलेबल है। ऑप्शंस पे चले, एस्टामिनोफेन, इंडोमेथासिन, एस्प्रिन, किटोरोलैक। कभी आपने आई में पेन हुआ, कौन सी ड्रग यूज किए होंगे, नॉर्मली तो आप एंटी एलर्जिक यूज करते हैं, कोई भी आप फ्लॉक्सासिन यूज करते हैं, लेकिन अगर आई पेन हो रहा है तो वहां पे किटोरोलैक इज द सेफेस्ट ड्रग NSAIDs यूज्ड फॉर द आई ड्रॉप, एज अ आई ड्रॉप पेन किलर।
और ये हमारी किसकी क्लास होती है? एस्टिक एसिड डेरिवेटिव कीटोरोलैक। दिस इज द पोटेंट एनाल्जेसिक इफेक्ट एंड एफिकेसी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू मॉर्फिन। ये इतनी पोटेंट होती है कि इसकी और मॉर्फिन की एफिकेसी हम इक्वल मान सकते हैं। यूज्ड इन शॉर्ट टर्म पेन मैनेजमेंट, दिस इज द ओनली NSAIDs कैन बी यूज्ड IV। बाकी आप किसी भी पेन किलर को IV नहीं देंगे, IM दे सकते हैं, जैसे डिक्लोफेनाक है IM दी जाती है, पैरासीटामोल IM दी जाती है, IV नहीं दी जाती है, तो IV में हम ये ड्रग यूज कर लेंगे। ऑल्सो अवेलेबल एज द आई ड्रॉप एंड रेनल कोलिक पेन, माइग्रेन, डेंटल पोस्ट ऑपरेटिव पेन, मेटास्टैटिक कैंसर पेन, इन सारे सिचुएशन में इसको दे सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट डिस्पेप्सिया, अल्सरेशन, लूज स्टूल, दीज आर द कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ द कीटोरोलैक। ये हम ध्यान दीजिए, ये हमारा आई ड्रॉप कीटोरोलैक आई ड्रॉप, इसको एक चीज बताओ याद रखिएगा, कीटोरोलैक कैन बी यूज्ड एज अ आई ड्रॉप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच NSAIDs अंडरगोज इंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशन। इंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशन का मतलब क्या है, पहले ये पॉइंट समझ लेते हैं। इनमें क्वेश्चन ये है कि कौन सी ऐसी ड्रग है जो इंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशन के थ्रू, मेनली बाइल के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो रही है, वो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सो हियर अगर हम बात करें, फिनाइल ब्यूटाजोन, एस्प्रिन, आइबुप्रोफेन एंड पिरोक्सिकैम। आउट ऑफ ऑल दीज 4 अगर हम बात करें इनोलिक एसिड डेरिवेटिव जो हमारी ड्रग होती हैं, कौन कौन सी? पिरोक्सिकैम एंड टिनोक्सिकैम। दीज ड्रग आर मेनली एक्सक्रीटेड थ्रू द इंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशंस। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा? पिरोक्सिकैम। थोड़ा सा पिरोक्सिकैम के बारे में अगर हम बात करते हैं या इनोलिक एसिड डेरिवेटिव की बात करते हैं, तो पिरोक्सिकैम दिस इज द लॉन्ग एक्टिंग NSAIDs और इसका जो ड्यूरेशन होता है T-half होता है, वो 2 दिन का होता है। जैसे कि हमने एस्प्रिन की बात किया था, वहां 15 से 20 मिनट का ही था, बट इसका T-half कितना होता है? 2 days का होता है। एंड इट इज वेरी कॉमन यूज्ड इनटू द केस ऑफ द एंटी इंफ्लेमेटरी कंडीशंस एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस एज वेल एज ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में इसका बहुत कॉमन एग्जांपल यूज होता है। इसी की कॉन्जेनर्स हमारी कौन सी होती है? टिनोक्सिकैम होती है। एंड इट इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन एंड बाइल इंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशंस। तो ये हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया? पिरोक्सिकैम अंडरगोज द इंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशंस। हियर क्वेश्चन नंबर 13, which of the following is both COX एंड LOX पाथवे इनहिबिटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि हमने बात किया कि या तो हमारी ड्रग COX को इनहिबिट कर रही है जैसे कि NSAIDs, या तो LOX को इनहिबिट करेंगी जो हमारी जिलूटॉन ड्रग आएगी। लेकिन ऐसा क्वेश्चन यहां पे है कि कौन सी ऐसी ड्रग है जो COX और LOX को कंबाइंडली बोथ को इनहिबिट करती है। ऑप्शंस पे चलें तो मिलॉक्सिकैम, मिफेनमिक एसिड, लिकोफिलोन एंड सेलिकॉक्सिब। देखिए ऑप्शंस पे चलेंगे तो मिलॉक्सिकैम हमारी ऑक्सिकैम डेरिवेटिव हो गई, मिफेनमिक एसिड फिनामेट हो गई, सेलिकॉक्सिब सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर हो गई। तो मतलब जो हमारी शुरू की 2 ड्रग है वो अगर हम बात करें तो नॉन सेलेक्टिव हो गई एंड सेलिकॉक्सिब सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर हो गई। नाउ लिकोफिलोन हियर, दिस इज द COX एंड LOX कंबाइंड ड्रग इनहिबिटर। ये दोनों पाथवे को इनहिबिट करती है। थोड़ा सा लिकोफिलोन के बारे में बात करें, लिकोफिलोन इज द COX एंड LOX इनहिबिटर and used in case of the osteoarthritis. It have the analgesic and anti-inflammatory actions and also inhibit the 5-LOX enzyme also. Okay, this is the drug first drug which inhibit both enzyme. लिकोफिलोन, इसको जरूर आप पॉइंट रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, which COX-2 inhibitor causes hepatotoxicity? ऑप्शंस पे चले, सेलिकॉक्सिब, रेफेकॉक्सिब, लुमिराकॉक्सिब एंड एटोरिकॉक्सिब। देखिए चारों हमारी, आपने एक चीज फाइंड आउट कर लिया, कॉक्सिब लगाया है मतलब ये सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर है। लेकिन अब आपको इनमें से फाइंड आउट करना है कि वो कौन सी ड्रग है जो हिपैटोटॉक्सिसिटी कॉज करती है। यहां पे हमारा राइट ऑप्शन होगा लुमिराकॉक्सिब। ये ड्रग इसीलिए बैन कर दी गई है, जैसे कि हमने बात किया वेल्डिकॉक्सिब एंड एटोरिकॉक्सिब को क्यों बैन किया गया? मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन की वजह से। इसी तरह लुमिराकॉक्सिब को बैन किया गया किस वजह से? हिपैटोटॉक्सिसिटी की वजह से। सो लुमिराकॉक्सिब हैव द हिपैटोटॉक्सिसिटी। थोड़ा सा इसके बारे में बात कर ले। लुमिराकॉक्सिब दिस इज द सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर एज सेलिकॉक्सिब। ये सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर है, लेकिन अगर इसके स्ट्रक्चर पे चलेंगे, इसका स्ट्रक्चर सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर की तरह नहीं होता है, बल्कि इसका स्ट्रक्चर नॉन सेलेक्टिव इनहिबिटर में हमारी डिक्लोफेनाक एनालॉग होती है। मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होता है वहां पे क्लोरीन सब्स्टिट्यूटेड बाय द फ्लोरीन एंड द फिनाइल एस्टिक एसिड हैज another methyl group in meta positions। तो है इसमें क्या? फिनाइल एस्टिक एसिड डेरिवेटिव है, यानी प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव हमारी फिनाइल एस्टिक एसिड डेरिवेटिव में जाएंगी और वहां पे एक अनदर मिथाइल ग्रुप जुड़ा होता है मेटा पोजीशन पे, एज वेल एज क्लोरीन की जगह पे क्या होता है? फ्लोरीन होता है। नाउ दिस इज द मेंबर ऑफ द एराइल alkanoic acid, aryl alkanoic acids of the NSAIDs, and it binds
विद द डिफरेंट साइड ऑफ द कॉक्स 2 एंजाइम। जैसे कि हमारा कॉक्स 2 सेलेकॉक्सिब, रोफेकॉक्सिब, वेल्डेकॉक्स जो मैंने रखती हैं, वो बाइंड करती है जिस साइड पे, ये ड्रग उससे अपोजिट या अलग साइड पे बाइंड करती है और हाईएस्ट कॉक्स 2 सेलेक्टिविटी होती है, और इसको इसीलिए विड्रॉ कर दिया गया मार्केट से। लुमिराकॉक्सिब हैज बीन विड्रॉन फ्रॉम द मार्केट in several countries due to the it causes the liver damage, liver failure, liver hepatotoxicity, इस वजह से इसको बैन कर दिया गया है लुमिराकॉक्सिब। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, which of the following drug used in rheumatoid arthritis not controlled by aspirin? जैसा कि हम बात करें कि rheumatoid arthritis अगर सपोज किसी पेशेंट्स को है, और तो उस केस में सबसे पहले हमारी ड्रग नसैट्स दी जाएंगी, और नसैट्स में हमारी सबसे अच्छी ड्रग एस्पिरिन दी जाती है। लेकिन अगर सपोज एस्पिरिन किसी rheumatoid arthritis के पेन को कंट्रोल नहीं कर पा रही, तब हम सेकेंड लाइन एजेंट पे जाएंगे। अब सेकेंड लाइन एजेंट को आपको फाइंड आउट करना है कौन सी इसमें से है, इंडोमेथासिन, कीटोरोलैक, मेफेनमिक एसिड एंड डिक्लोफेनाक। एक चीज इसको याद रखिएगा आप, आई क्या याद रखना है, आई रूमेटॉइड आर्थराइटिस में पेन आई, तो वहां से हमें आई मतलब सबसे पहले एस्पिरिन दिया जाएगा, फर्स्ट लाइन एजेंट। अगर एस्पिरिन यूज नहीं होती तो कौन सी ड्रग दी जाएगी, इंडोमेथासिन यूज की जाएगी। सो यहां पे हमारी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इंडोमेथासिन। दिस इज द सेकेंड लाइन एजेंट फॉर द रूमेटॉइड आर्थराइटिस पेन। और इंडोमेथासिन हमारी किस क्लास की डेरिवेटिव है, इसको हम इंडोल डेरिवेटिव, एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव, एस्टिक एसिड डेरिवेटिव भी इसको बोलते हैं। दिस इज द पोटेंट इनहिबिटर ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन एज वेल एज इट कैन सप्रेस द न्यूट्रोफिल्स मोबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट, न्यूट्रोफिल्स की मोटिलिटी को क्यों होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, देखिए क्या होता है, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज होते हैं जो हमारे स्टोर्ड होते हैं, और वो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज होने से क्या होता है कि जितने भी हमारे न्यूट्रोफिल्स हैं उनकी मोटिलिटी बढ़ती है, और वहां पे वो जहां पे भी इन्फ्लामेशन होता है, यानी अगर हम जॉइंट्स की बात कर रहे हैं तो वहां पे हमारा क्या होता है कि मीडिएटर्स रिलीज होंगे, ये मीडिएटर्स वहां पे क्या करेंगे, इन्फ्लेमेशन कॉज करेंगे, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, न्यूट्रोफिल्स का। तो ये हमारी ड्रग जो होती है वो उनके मोटिलिटी को इनहिबिट कर देती है। एज वेल एज यूज इन द केस ऑफ द फ्रंटल हेडेक। फ्रंटल हेडेक एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें पेन किलर ही पेन प्रोड्यूस करते हैं, और अगर किसी पेन किलर की वजह से प्रोड्यूस पेन हो रहा है, फ्रंटल हेडेक हो रहा है, एट दैट केस इंडोमेथासिन is the drug of choice, can be used with the high efficacy as well as rheumatoid arthritis, स्पॉन्डिलाइटिस, एक्यूट एक्सासरेबेशन, इन सारे सिचुएशन में ये ड्रग हमारी यूज होती है। एज वेल एज हमने बात किया था कि तीन ड्रग आपको याद रखनी है, आई ए, ये मान लीजिए कोई भी आप एक एजेंसी ले लीजिए, आई, ibuprofen, endomethacin, aspirin. These drugs are used in sequence for the patent ductus arteriosus closure. जो हमारा patent ductus arteriosus होती है उसको क्लोज करने के लिए ये सीक्वेंस यूज किया जाता है। तो मतलब इंडोमेथासिन हमारी patent ductus arteriosus के केस में यूज होती है, as well as have the high gastrointestinal and CNS side effect also इसमें प्रेजेंट हमारे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, NSAID that does not act by inhibiting prostaglandin synthesis। अब आप अगर ये क्वेश्चन ध्यान देंगे, NSAIDs does not act by inhibiting prostaglandin synthesis। अब आप थोड़ा सा अगर मेरा पहला क्वेश्चन ध्यान देंगे, मैंने वहां एक्सप्लेन किया था कि पेन कैरिड आउट ड्यू टू द प्रोस्टाग्लैंडिन एंड NSAIDs inhibit the formations of the prostaglandin, यही हमने बात किया था। अब यहां पे हमारा क्या हो गया कि वो कौन सी NSAID है जो प्रोस्टाग्लैंडिन को ही इनहिबिट नहीं करती। अगर प्रोस्टाग्लैंडिन ही नहीं इनहिबिट हो रहा तो पेन कैसे कम हो रहा है, क्वेश्चन मन में आना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर इस ऑप्शन में मिलने वाला है। तो अगर मैं ऑप्शंस पे चलूं, कौन कौन सी हमारी ड्रग आएंगी, आइबुप्रोफेन, निफोपैम, पैरासीटामोल एंड इटोरिकॉक्सिब। ध्यान दीजिएगा, इसमें से हमारी आइबुप्रोफेन हमारी प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव, निफोपैम बेंजोक्साजोसिन डेरिवेटिव दैट हैव एंटी एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक विद पुअर एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी, पैरासीटामोल ये भी उसी क्लास में लेकिन पैरामिनोफिनॉल डेरिवेटिव, इटोरिकॉक्सिब सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर। यहां पे अगर हम बात करें निफोपैम जो हमारी बेंजोक्साजोसिन डेरिवेटिव है, दिस इज द ड्रग व्हिच कैन नॉट इनहिबिट और डज नॉट इनहिबिट द प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस। तो काम कैसे कर रही है, इट एक्ट सेंट्रली, राइट ऑप्शन तो हमारा निफोपैम हो गया। अब कैसे काम कर रही है, इट एक्ट सेंट्रली बाय द इनहिबिटिंग द नोसिसेप्टिव इफेक्ट, जो हमारे नोसिसेप्टिव सिग्नल्स होते हैं, इंपल्स होते हैं, उनको इनहिबिट करती है। अब नोसिसेप्टिव इफेक्ट्स कैसे जनरेट होते हैं, ड्यू टू द ग्लूटामर्जिक ट्रांसमिशन, जो हमारा ग्लूटामेट होता है उसके ट्रांसमिशन से पेन होता है सेंट्रली, और वो किसकी वजह से होता है, मोनोएमीन की वजह से। तो ये ड्रग हमारी क्या करती है, मोनोएमीन के रीअपटेक को इनहिबिट कर देती है,
उससे क्या होता है, ग्लूटामेटर्जिक ट्रांसमिशन हमारा क्या हो जाता है, एंटी हाइपरएल्जेसिक एक्टिविटी प्रोड्यूस करता है और हमारा पेन रिलीज होता है. सो इट इज अ सेंट्रली, निफोपैम इज अ सेंट्रली एक्टिंग ड्रग, नॉन ओपियोइड पेन किलिंग मेडिकेशन, can be used to treat for the moderate to severe pain, and in the Nifopam act in the brain and spinal cord to relieve pain via new mechanism, that is the anti-nociceptive effect from the triple monoamine reuptake inhibition. यानी मोनोअमीन के रीअपटेक को इनहिबिट करना. मोनोअमीन का रीअपटेक इनहिबिट हो जाएगा तो यानी जो हमारे ग्लूटामेट है उनका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, एंड एंटी हाइपरएल्जेसिक एक्टिविटी थ्रू मॉड्यूलेशन ऑफ द ग्लूटामर्जिक ट्रांसमिशन. दिस इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ द निफोपैम. आई होप आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे और एक्सप्लेनेशंस भी, ये मैं उम्मीद करता हूं. बट if you have any questions related to the NSAIDs, I will love to answer in the comment box. So if you have a query, then put your query on the comment box. I will answer that. So with this, thank you so much and हम मिलते हैं next video में.